नमस्कार, मैं रविश कुमार। पिछले कई दिनों से आपने सुना होगा कि भारत की कई राज्य सरकारें आईसीएमआर भारतीय चिकित्सा शोध परिषद से इस बात की अनुमति मांग रही हैं कि वो अपने यहां प्लाज्मा ट्रीटमेंट से गंभीर मरीजों को, खासकर वैसे मरीजों को जो कोविड-19 के गंभीर मरीज हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करना चाहती हैं। दिल्ली में ही 2 अस्पतालों को इसकी अनुमति मिली है। एक आईएलबीएस में डॉक्टर एसके सरीन के नेतृत्व में यह प्रयोग चल रहा है और दूसरा मैक्स अस्पताल में, जहां एक मरीज पर प्लाज्मा ट्रीटमेंट आजमाया गया और उसे वेंटिलेटर से वापस लाया गया है। तो एक शुरुआती सफलता मिली है। शरद शर्मा ने डॉक्टर से बात की है। अभी के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कोरोना वायरस के लिए ट्रीटमेंट है नहीं, तो इसलिए इस स्टेज पे प्लाज्मा थेरेपी का एक बहुत अहमियत है, रोल है। अब ये दूसरा हमें ये देखना है कि ये इसको हम मैजिक नहीं समझें, यह ना समझें कि प्लाज्मा थेरेपी मतलब 100% क्योर। प्लाज्मा थेरेपी जो है एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ अगर ऐड किया जाए तो ये काफ़ी मरीजों को हेल्प कर सकता है। मरीजों की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। बहुत माइल्ड केसेस में या बिल्कुल टर्मिनल केसेस में उसको यूज़ करने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मॉडरेट केसेस के सिवियरिटी में जहाँ पे हम देखें कि नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है उसको करने के बावजूद भी पेशेंट में अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, या पेशेंट ऑलमोस्ट वेंटिलेटर की तादाद पे आ गया है, या वेंटिलेटर पे है लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो उस सिचुएशन में उन मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी का रोल हो सकता है और उनमें से काफ़ी मरीजों को बेनिफिट भी हो सकता है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे आजमाया जा रहा है। अंतिम निष्कर्ष के तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले कि प्लाज्मा का मतलब हम सामान्य शब्दों में क्या समझें। प्लाज्मा रक्त का तरल और पीले रंग का हिस्सा होता है जिससे रेड ब्लड सेल, प्रोटीन वगैरह तैरकर शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं। इस प्लाज्मा को कोविड-19 के ठीक हुए मरीज से निकालकर कोविड के ही गंभीर मरीज के शरीर में दिया जाता है ताकि वह ठीक हुए मरीज से शक्ति, ताकत उधार लेकर कोविड से लड़ सके, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक हुए मरीज के रक्त में मौजूद एंटीबॉडी कोरोना को हरा सकता है, लेकिन क्या प्लाज्मा सिस्टम को हम एक स्टैंडर्ड की तरह सभी गंभीर मरीजों पर आजमा सकते हैं? प्लाज्मा ट्रीटमेंट को लेकर कई अखबारों में, वेबसाइट में, मेडिकल जर्नल में तरह तरह के रिसर्च पेपर और रिपोर्ट छप रही हैं। हमारे सहयोगी राम विश्वनाथन ने इनमें से कुछ का अध्ययन किया है और एक सारांश पेश किया है। तो पहले हम देखना चाहेंगे कि दुनिया की अलग अलग सरकारें इस मामले में क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। अमेरिका में कई जगहों पर ट्रायल शुरू हुए हैं, लेकिन सरकार ने इसे नेशनल प्रोग्राम का रूप नहीं दिया है। इसलिए अस्पताल और शहर ही आपस में मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं, प्लाज्मा ट्रायल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वहां पर न्यूयॉर्क ब्लड सेंटर देश के अस्पतालों के साथ मिलकर इस विषय पर काम कर रहा है। न्यूयॉर्क में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों ने फेसबुक पर एक नेटवर्क बनाया है जिसका नाम है सर्वाइवर कोर। 20,000 ठीक हुए मरीजों ने प्रतिज्ञा की है कि वे रक्त का प्लाज्मा डोनेट करेंगे। इटली के लोम्बार्डी में भी प्लाज्मा ट्रीटमेंट को लेकर ट्रायल हो रहे हैं। यहां के पीसा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को राष्ट्रीय स्तर पर इन ट्रायल की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इटली ने अपना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना लिया है। चीन ने इटली को 90 टन प्लाज्मा भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन पता चला कि यूरोप में कोरोना के वायरस की प्रकृति अलग है चीन की प्रकृति से। यह भी एक मुश्किल है प्लाज्मा को लेकर हर दर्द की एक दवा बनाने में। ईरान में भी 200 मरीजों पर प्लाज्मा ट्रीटमेंट का ट्रायल चल रहा है। यह बात निश्चित तौर पर नहीं कही जा सकती है कि जो भी कोविड-19 का मरीज है और गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर या आईसीयू तक पहुंचता है, वो प्लाज्मा ट्रीटमेंट से ठीक ही हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के प्रमाण यहां वहां से मिल रहे हैं। 2003 में एक अध्ययन के मुताबिक सार्स से प्रभावित मरीजों को मरने से बचाया गया था और मरने वालों की संख्या में इस ट्रीटमेंट के कारण 75% की कमी आई थी। लेकिन इसे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में, यानी हर दर्द की एक दवा के रूप में हर मरीज को नहीं दे सकते, ना उस पर आजमा सकते हैं। तो इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी संभावनाएं क्या हैं, जो राम विश्वनाथन ने हमारे लिए जुटाई हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्लाज्मा ट्रीटमेंट को समझने के लिए कुछ सवाल सामने रखने होंगे। क्या इसके जरिए कोरोना के सभी गंभीर मरीजों का इलाज हो सकता है? यानी प्लाज्मा ट्रीटमेंट को सभी मरीजों पर आजमाया जा सकता है? इस सवाल का ठोस जवाब किसी के पास नहीं है, अभी अध्ययन हो रहे हैं।
क्या कोई गंभीर मरीज प्लाज्मा के बाद भी ठीक नहीं हुआ है? कोई मरीज ठीक हो गया और कोई नहीं, सबके अलग अलग कारण होंगे। किस ठीक हुए मरीज का प्लाज्मा लिया जा सकता है, यह भी समझने की जरूरत है। प्लाज्मा थेरेपी, उसके इतिहास, उसकी संभावनाओं और सीमाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के स्कूल ऑफ मेडिसिन के सीनियर लेक्चरर डॉक्टर देवी प्रसाद जी हैं, जो भारत में उड़ीसा से हैं, लेकिन इस वक्त वो न्यूजीलैंड के एक बड़े स्कूल ऑफ मेडिसिन में काम करते हैं। लीवर वायरोलॉजिस्ट हैं, यकृत विशेषज्ञ, लीवर के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर देवी, मेरा पहला सवाल यही है कि जो रिसर्च से मैं गुजरा हूँ प्लाज्मा को लेकर, अभी तक इसे लेकर कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं दिखता है, यानी कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखते हैं कि हाँ ये एक ऐसा तरीका है जिसे हम स्टैंडर्ड के रूप में, हर दर्द की एक दवा के रूप में, प्लाज्मा के कोविड-19 के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, इसे आजमा सकते हैं। जी रविश, नमस्ते दोस्तों और शुक्रिया। रविश जी, जो प्लाज्मा थेरेपी के आंसर, प्लाज्मा थेरेपी के जो उपचार है वो बहुत ही पुरानी है और मैं उसके कहानी आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ। प्लाज्मा थेरेपी जो है, जो हमारे जो खून है उसके जो तरल हिस्सा है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। उसमें बहुत सारे बीमारियों की एंटीबॉडी रहती है। इसी प्लाज्मा थेरेपी के लिए जर्मनी के डॉक्टर वॉन बेरिंग को 1901 साल में पहली बार मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। और इसी से तीनों बीमारी है, जैसे है डिप्थेरिया है, मीजल्स, मम्स है, वो सारे उसमें ठीक हुए हैं। 1918-1919 में ऐसे ही कोरोना के तरह स्पेनिश फ्लू हुए थे। उसमें रविश जी और दर्शक बंधुओं, आप सबको ये पता होगा कि उसमें से 500 लाख लोग मरे थे दुनिया में, और उनमें से 180 लाख लोग होते हैं भारत के। अब ये कहा जाता है हिस्ट्री से और डॉक्टर साइंटिस्ट से कि अगर प्लाज्मा थेरेपी नहीं होता तब ये जो मृत्यु हार है वो दुगना हो जाता। भारत में 360 लाख लोग मरते और पूरे दुनिया में 5000 लोग मरते। ये प्लाज्मा थेरेपी की प्रयोग हम बहुत जगह किए हैं और ये बहुत ही इसके हम जिसको इंग्लिश में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग और सख्त प्रमाण है। एक प्रमाण है जो 1950 में जब अमेरिका ने कोरिया पे वार किया। अभी आपको पता है कि कैसे साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, उसी युद्ध के दौरान ये दोनों देश पैदा हुए थे। वहां जब अमेरिका के सैन्य पहुंचे तो वहां पर एक वायरस डिजीज था जिसको हम लोग हांटा वायरस बोलते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में डेंग बीमारी एक होती है जिसको कुछ लोग डेंगू भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग उसको डेंग बोलते हैं। उसी बीमारी में क्या होता है कि प्लेटलेट कम हो जाता है, आदमी का अंदर से खून निकल के आदमी मर जाता है। हांटा वायरस ऐसे ही एक बीमारी है। वहां पर जो लोग हांटा वायरस के शिकार हुए लेकिन बच गए, ठीक हो गए, उन्हीं को प्लाज्मा लेके अमेरिका के डॉक्टर ने प्रयोग किए और उसी से उनके काफी जान बचे। और प्लाज्मा थेरेपी को लेके मैं एक वेबिनार में था जिसमें दुनिया के 800 डॉक्टर उसी में थे और हम सब ने वो वेबिनार में सुना जहां पर ये प्रयोग हुआ है। जैसे चाइना के जो डेथ रेट है वो और भी बढ़ सकता था, सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी के वजह से बचा। इटली में भी इसका प्रयोग हुआ। ये कब किया जाता है? जब कोई भी मरीज है जो अस्पताल में एडमिट हुआ है और जिसका वेंटिलेटर शुरू होने की चांस बहुत ज्यादा है या वेंटिलेटर लग गया, उन्हीं लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और रविश जी, और ऐसा एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक मरीज जिसको कोरोना हुआ और वो बच गया, वो क्यों बचा? क्योंकि उसी के शरीर के अंदर प्रतिरोध क्षमता जो है
वो एंटीबॉडी से बनती है कोरोना के खिलाफ, और जैसे वो आदमी ठीक हुआ जी। वही उसी के प्लाज्मा हम ले सकते हैं और उससे कम से कम 2 लोगों की जान बच सकती है। और इटाली के डॉक्टर लोगों ने बताया है कि ये हम कभी-कभी हम 3 लोगों के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक मरीज जो ठीक हो गया 3 मरीज की जान बचा सकता है। तो रवीश जी ये काम करता है और इसी को अभी FDA अप्रूवल भी मिला है इसी कारण में प्रयोग करने के लिए, और ये यूरोपियन मेडिकल। पर डॉक्टर देवी जिस जी आप बात पूरी कर लें। नहीं, जैसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी भी इसको अप्रूव किया है इसी कारण के लिए। जी रवीश जी। डॉक्टर देवी जो जिस वेबिनार में आप थे और वहाँ पर 800 डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, आपने कहा कि सर्कमस्टेंशियल प्रमाण है, जैसे चीन में 10 ठीक हो गया तो भारत में 15 ठीक हो गया, लेकिन बहुत लोग नहीं ठीक हुए। तो जिनको प्लाज्मा दिया गया वो नहीं ठीक हुए, वो क्या परिस्थितियां थीं, वो उसके क्या कारण रहे होंगे? क्या उस वेबिनार में इसकी भी चर्चा हुई? जी, एक तो रवीश जी, एक तो जो प्लाज्मा थेरेपी दिया गया है वो जो बहुत ही बीमार मरीज है उन्हीं को दिया गया था। इसलिए दिया गया है क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी आप समझ सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तरह है, उसके कुछ खतरा हो सकते हैं, जैसे रिएक्शन हो सकते हैं। इसलिए हमारे मेडिसिन में पहले हमें देखना पड़ता है कि जो एक प्रयोग है, कोई भी दवाई है, तो उसमें जो मरीज है उसको कितना लाभ है और कितना नुकसान हो सकता है। जब लाभ ज्यादा है तभी हम प्रयोग करते हैं। इसमें प्लाज्मा थेरेपी के जिनको दिया गया और जो बचे नहीं, उसके बहुत सारे कारण हैं। और ये सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी का फेलियर की बात नहीं है, उनके शरीर का स्थिति के लिए भी है। जैसे किसी को और सारे परेशानी है, हार्ट से परेशानी है, किडनी से परेशानी है, डायबिटीज है, या तो वयस्क वृद्ध व्यक्ति है, तो ये सारे कारण भी उधर थे। तो अभी हमारे पास ऐसे तो रोग जो हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे सोने के तरह प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम ये भी चीज बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके लिए कन्विंसिंग से ऊपर प्रमाण हो जाए। तो ये कन्विंसिंग है, लेकिन इसके प्रमाण तो कुछ महीने के बाद ही मिलेंगे। ये पूछने का मेरा मकसद ये था डॉक्टर देवी कि इसका रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, परिस्थिति जन्य बहुत सारे इसके प्रमाण हैं कि मैं ठीक हो गया, आप ठीक हो गए। इसका एक तरह से क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है कि जब आप एक दवा को आप प्रमाणित करते हैं कि हाँ अब ये दवा या टीका किसी को भी दिया जा सकता है, उस तरह से इसमें ये बात अभी नहीं आई है। तो क्या भारत का कोई भी अस्पताल कर सकता है? क्या सब डॉक्टर कर सकते हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है आईसीयू में, या फिर इसे करने की योग्यता या ट्रेनिंग किसी खास डॉक्टर को ही दी जा सकती है या इजाजत दी जा सकती है? रवीश जी, इसमें हमारे एथिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें मेडिकल एथिक्स की प्रॉब्लम है, जैसे अगर हम मानते हैं कि कोई दवाई किसी के जान बचा सकता है, तो हम वही दवाई किसी को मना भी नहीं कर सकते। रैंडमाइज कंट्रोल में क्या होता है कि एक ग्रुप को हम प्लाज्मा थेरेपी देते हैं, दूसरे ग्रुप जो उसी तरह भयानक परिस्थिति में है उसको मना करते हैं। तो ये कभी भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ है। जैसे अगर इसको सरल भाषा से हम ऐसे बता देंगे कि अगर पैराशूट में किसी के जान बचता है, इसके ऊपर हम कभी टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसी का टेस्ट कैसे होगा? आप प्लेन में 2 लोगों को लेके जाएंगे, एक लोग को बोलेंगे कि आप पैराशूट पहनिए और कूदिए, और दूसरा लोग को बोलेंगे आप ऐसे ही कूद जाइए, तो देखते हैं कि कौन उसमें मरे। तो इस तरह ये एथिक्स की प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे प्रयोग है
जी जिसके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होना बड़ी जी। मुश्किल है, क्योंकि ये एथिक्स ही सवाल है। पर डॉक्टर देवी, इंडिया में ही जी आप देखें तो आईसीएमआर ने राज्यों को ट्रायल करने की अनुमति दी है, तो हम उससे इलाज नहीं कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, मतलब शायद वो आजमा रहे हैं। तो जब जितना भी तरीका या मोडस ऑपरेंडी दुनिया के मान लेते हैं, जिन 800 डॉक्टर वेबिनार में थे, इन लोगों ने जो प्लाज्मा से इलाज कर रहे हैं, चाइना, इटली, आप लोग या भारत में डॉक्टर सरीन ILBS में जी। कर रहे हैं, तो ये लोग मिलके क्या कोई एक प्रक्रिया बना पाए हैं, या ट्रायल से हम समझे कि ट्रायल एंड एरर वाला आजमा के देख रहे हैं कि बचता है कि नहीं बचता है? दोनों में कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, जैसे डॉक्टर सरीन मेरे मेंटर हैं, और वो बहुत सारे लोग इसके ट्रायल कर रहे हैं। तो एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के नीचे और एक दूसरे ट्रायल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि केस कंट्रोल वाला ट्रायल। ऐसा हो सकता है कि जैसे दिल्ली में कुछ मरीज हैं जिनको ये मिला, लेकिन एक दूसरे हॉस्पिटल में ये नहीं हो रहा है, तो उसी दोनों का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और जिसमें कंफ्यूजन हो, जैसे दोनों जो ग्रुप है वो बराबर होना चाहिए, उनके एज हो, डिजीज के स्टेटस हो, सारे बराबर हो। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जो है गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसको हम बोल सकते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड। लेकिन 22 कैरेट गोल्ड स्टैंडर्ड में आता है केस कंट्रोल स्टडी, तो उसी को भी हम मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एविडेंस नाम से मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ठीक है डॉक्टर देवी, तो ऐसा हो सकता है। डॉक्टर देवी, एक सवाल और है मेरा कि मान लीजिए किसी को कोविड-19 हुआ है और वो ठीक हो गया है, तो क्या हर डोनर प्लाज्मा दे सकता है? ठीक होने वाले भी दो तरह के लोग हैं, एक असिम्टोमेटिक हैं जिनको किसी प्रकार का लक्षण नहीं आया, टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन वो सामान्य ही रहे और बाद में नेगेटिव आया, तो दोनों तरह के लोग अपना प्लाज्मा दे सकते हैं? हर कोई दे सकता है? जी, इसमें एक रवीश जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो जैसे दर्शकों में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जिसके पास लक्षण नहीं है और जिसको बीमारी का लक्षण है, दोनों के शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। तो एक एंटीबॉडी टेस्ट में हम एक तो टेस्ट कर सकते हैं जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उससे पता चलता है कि किसको बीमारी है, किसको बीमारी नहीं है। एक दूसरा टेस्ट है जिसमें हम कितना एंटीबॉडी है उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल यूनिट में मानते हैं। जैसे हम बहुत सारे, जैसे हमें पता चलेगा कि एक आदमी के पास एंटीबॉडी हो गया है, तो जैसे आपने बोले जिसके पास लक्षण नहीं है और जो पॉजिटिव है और जो ठीक होके घर लौटा हॉस्पिटल से कोविड के बाद, वो दोनों के कन्वैलेंस टाइम में हम प्लाज्मा ले सकते हैं और उसी से उस दूसरे मरीज को दे सकते हैं। डॉक्टर देवी, तब फिर यहाँ एक सवाल उठता है कि दुनिया भर में जो भी कोविड-19 से ठीक हो रहा है, इसका मतलब वो हमारे लिए पूंजी है, एक तरह से चलता फिरता इलाज है। दूसरे का जो बीमार हैं, गंभीर हो सकते हैं, तो कहीं पर आप देखें तो श्वेत लोगों को दोषी बना रहे हैं, कहीं पे चीनियों को निशाना बना रहे हैं, कहीं पे अश्वेत को दोषी बना रहे हैं। हर देश में, हर जगह और हर दौर में ऐसा रहा है, और भारत में ही जमात को दोषी बना रहे हैं। तो क्या ये सारे लोग जो संक्रमित हुए हैं और ठीक हुए हैं, उनके प्रति हम लोगों को नजरिया इस तरह से भी बदलना चाहिए कि ये काम आ सकते हैं बाकी गंभीर लोगों को बचाने में? रवीश जी, जैसे मैंने आपको कोरिया वार के बाद बताया, कोरिया वार में प्लाज्मा के जो कलेक्शन हुआ वो लोगों से नहीं हुआ था, वो जो अमेरिकन सोल्जर हैं जो बीमारी से बचे उनसे हुआ था। जब हम 1918 में दर्शकों कोई टीका था नहीं, कोई दवाई था नहीं। अब आजकल तो बहुत सारे दवाई कोरोना में काम होने की बात हो रही है, तब तो कुछ भी था नहीं। तो जो लोग स्पेनिश फ्लू से बचे तो उसी टाइम उन्हीं से रक्त लेके बाकी लोग बचे। तो जो
जो रोगी है और वो ठीक हो गया है, वो आपके काम आ सकता है। वो इतिहास इसके प्रमाण करता है कि वो आपके काम आ सकता है। तो कोई भी रोगी को आप एक हमारे मेडिसिन की बात बताता हूं दर्शकों कि कोई भी रोग है उसको आप घृणा कर सकते हैं, लेकिन रोगी को मत कीजिए, क्योंकि वो उसके दोष नहीं है। ये भगवान की कृपा से कभी कभी लक के वजह से हम बच जाते हैं। किसी को भी कोरोना हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, मेरे घर वालों को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ये सिर्फ लक की बात है। बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर देवी आपने। भारत में सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के चलते ये भावना बहुत दूर दूर तक गहरी फैला दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तबलीग के लोगों से ज़रूर शुरू में चूक हुई है, गलतियां हुई हैं। बहुत से जगहों पे लोग वापस नहीं आए सरकार को हवाला करने के लिए, समर्पित करने के लिए कि आप हमें पकड़ने में समय न लगाएं, आप हमें हमारा टेस्ट कर लें। मगर अब अपील कर रहे हैं कि जिनको भी हो गया है वो प्लाज्मा देने ज़रूर जाएं। तो देर से ही सही बात समझ में आ रही है सबको। एक सवाल और है कि न्यूजीलैंड के बारे में मैं पढ़ रहा था डॉक्टर देवी कि वहाँ की सरकार ने सही फैसले और अपनी परिस्थितियों के अनुकूल कुछ अच्छे फैसले लिए, जिसके कारण वहाँ पर कोरोना का संक्रमण उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और उसमें उन तमाम विश्लेषणों में मैंने ये भी पढ़ा कि वहाँ इसे युद्ध नहीं कहा गया, इसे कहा गया कि ये 5 मिलियन 50 लाख लोगों की जो आबादी है वो पूरी एक टीम है, तो युद्ध नहीं। ये क्या दिक्कतें हो जाती है? मैं कई जगह पर पढ़ता हूँ कि डॉक्टर लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया है बाहर कि इसे वॉर मत कहिए और युद्ध बताकर हमें अस्पताल में ना झोंकिए, हम अपना इलाज कर रहे हैं, ये साइंटिफिक कार्य है। जी रवीश जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये एक जिसको हम लोग डेंजरस या आपातकालीन बोल सकते हैं या इसको, लेकिन ये युद्ध नहीं है। ये युद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक साइंस, एक कोरोना वायरस जो है वो एक वायरस से आया है, जो एक नई वायरस है जिसके वो आया है और वो उसके इन्फेक्शन के रेट बहुत ज्यादा है और इसके वो बहुत खतरनाक है। लेकिन ये डॉक्टर और जैसे हमारे हेल्थ सिस्टम इसके साथ लड़ेंगे। मैं लड़ने का बात किया, लेकिन मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे तो युद्ध कहने से क्या होता है कि जो वास्तविकता है, जो परिस्थिति है, वो तोड़ मोड़ हो जाती है, जिसके वो आपके नजरिया बदल जाता है। अगर जैसे युद्ध के समय हो गया बोलने से क्या होता है कि हम शॉर्टकट लेना शुरू करते हैं, हम सोचते नहीं और कदम उठा लेते हैं। तो ये गलत रहता है। एक गलत कदम उठाने से डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने एक बात बताया कि उनको पूछा गया कि आप लॉकडाउन कब उठाएंगे, तो वो बोले कि लॉकडाउन के निर्णय मैं नहीं करता, वायरस करता है। आप सोचिए, समझिए और कदम उठाइए। युद्ध कहने से लोग डर जाते हैं और लोग सोचते नहीं, तो ये कुछ लोगों को फायदा होता है। डॉक्टर देवी, डॉक्टरों को भी एक तरह से मजबूर किया जाता है कि आप बिना किसी तैयारी के, बिना उपकरण के, पीपीई किट नहीं है लेकिन चले जाइए क्योंकि युद्ध का माहौल है और जान दे दीजिए। मैं अपने डॉक्टर दोस्त लोगों के तरफ से बोलता हूं कि जैसे कोरोना रोगी के को बचाने के लिए और बाकी लोगों के सेवा करने के लिए, और जैसे हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, उनको भी जो हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके बहुत जरूरी है। अगर वो लोगों के पास, अगर आप ऐसा समझिए कि अगर कहीं जगह पर बुखार का बीमारी हो गया तो एक डॉक्टर वहां पहुंचा युद्ध के नाम में, लेकिन थर्मोमीटर भी नहीं है, आला भी नहीं है, तो कैसा, अगर आप उसको युद्ध भी बोल दे तो कैसा वो कर लड़ेगा। तो युद्ध कहने से, लोगों को भेज देने से और उनको सामान ना देने से
बीमारी हटती नहीं। जैसे डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने बोले, वायरस लॉकडाउन कब हटेगा, क्या टाइमलाइन होगा, वो वायरस पता करता है, हम नहीं। तो इसलिए हम लोगों को जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो सबको मिलना चाहिए। मैं आज मॉर्निंग में 8 ऑपरेशन किया और मैंने 100 से ज्यादा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज किया। तो हमारे न्यूजीलैंड में इसको युद्ध नहीं बताया गया। इसको हम लोग बोले कि हम 50 लाख लोग एक साथ हैं और ये हम 50 लाख लोगों की बात है। और ये इसमें युद्ध में क्या होता है कि कुछ लोग सैनिक बन जाते हैं और कुछ लोग युद्ध में जाते ही नहीं, और सिर्फ यही युद्ध कहने वाली बात उन्हीं लोगों के काम में आता है जो सैनिक के काम में नहीं आता। तो बहुत सारे जो मेरे डॉक्टर्स दोस्त लोग हैं जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बहुत दुखी हैं वो लोग। आप उन्हीं के दुख के बात सुनिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देबी हमसे बात करने के लिए। मजदूरों का पलायन अभी नहीं रुका है। अभी भी मीडिया में खबरें आ ही रही हैं कि 7 दिन 9 दिन साइकिल या ठेला चलाकर मजदूर असम पहुंच रहे हैं या तेलंगाना पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली में ऐसे 7 मजदूरों को पुलिस ने जाने से रोका जो साइकिल लेकर मोतिहारी के लिए निकले थे। उन्हें अनाज वगैरह दे दिया गया है। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर राजस्थान से आई है, यहाँ के सीकर से। यहाँ के पलायन सेंटर में श्रमिकों को ठहराया गया था। गांव वालों की आवभगत से अभिभूत होकर श्रमिकों ने सोचा कि खाली बैठे क्या करेंगे, काम की आदत चली गई है तो कुछ काम करते हैं। बस पलसाना राजकीय स्कूल में ठहरे इन मजदूरों ने स्कूल की रंगाई पुताई कर दी। सरपंच से सामान मांगा और हाजिर हो गया और फिर इस स्कूल को चमका दिया गया है। ये मजदूर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि राजस्थान के भी हैं। यह वीडियो हमें रणजीत सिंह शेखावत जी से मिला है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। कितनी सुंदर बात है कि जिस स्कूल में मजदूर ठहरे उसी स्कूल को रंग कर नया कर दिया है।